किसान भाइयों जोहार। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा देश जो है वो कृषि के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इसका सारा श्रेय हम आपको ज़रूर देना चाहेंगे। और हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम आपको देते हैं ढेर सारी जानकारियाँ जिसका आप पूरी तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में हम आपको देंगे ऐसी ही ढेर सारी जानकारियाँ। तो चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची के किसान सिंचाई के लिए ले सकते हैं जल निधि योजना से लाभ। धान की खेती से संबंधित जानकारी के लिए तैयार किया गया राइस एक्सपर्ट ऐप। शकरकंद के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद श्री भद्रा। अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार की ओर से रांची जिला में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने, मानसून पर किसानों की निर्भरता कम करने और बहुफसलीय खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 6 इंच व्यास का डीप बोरिंग करके 1.5 हॉर्स पावर का मोटर लगाया जाएगा। प्रति इकाई योजना लागत 3,50,000 रुपए है। इसमें 90% अनुदान सरकार देगी। यह योजना कृषक समूह के लिए है। सभी वर्ग के किसान जिनके पास कम से कम आधा हेक्टेयर जमीन है, वे इसके लिए योग्य माने जाएंगे। विभागीय मार्गदर्शन में पानी पंचायत का गठन करके इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। समिति के सदस्यों के पास क्लस्टर में न्यूनतम 5 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। जिला भूमि संरक्षण कार्यालय रांची में 23 मई तक आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने राइस एक्सपर्ट नाम से एक मोबाइल ऐप तैयार किया है जो किसानों को धान की खेती से संबंधित जानकारी देगा। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ये ऐप कीटनाशक छिड़काव, पोषण और विभिन्न स्थितियों के लिए धान के किस्मों के चयन सहित धान की खेती से जुड़ी कई जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि ये ऐप वेब आधारित एप्लीकेशन प्रणाली है जिस पर किसानों से लेकर कृषि वैज्ञानिकों तक से सूचनाएं आ सकती है। इससे धान की खेती से संबंधित विभिन्न समस्याओं का तुरंत समाधान मिलेगा। गर्मी के मौसम में मुर्गियों के देखभाल में कमी हुई तो रानीखेत डिहाइड्रेशन और फाउल पॉक्स रोग से उनकी जान भी जा सकती है। मुर्गियों को इन रोगों से बचाने के लिए क्या सावधानी बरतें, आइए इस संबंध में जानते हैं कुक्कुट विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई, इस गर्मी में जो बीमारी आपसे सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करेगा, जिससे आपका सबसे ज्यादा नुकसान होगा, इसको आरएनडीज डिजीज कहते हैं, रानीखेत डिजीज है, जिसमें लगभग 25% मुर्गी का मौत होता जाता है। अगर सही टाइम पे इसको देखभाल ना करे तो 100% का भी मौत हो सकता है। तो किसान भाई, ये सबसे खतरनाक बीमारी है। दूसरा बीमारी है मुर्गियों में, गर्मियों में अगर सही मात्रा में पानी ना दे तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से अगर जो अंडे देने वाले मुर्गी, इनको एग बाउंड कंडीशन हो जाता है तो उसमें 50% मुर्गी भी मर सकते हैं। तीसरा ही जो फाउल पॉक्स होता है, इसमें भी काफी नुकसान होता है। इसमें भी लगभग 25 से 30% मुर्गी मर जाता है। तो किसान भाई, 3-4 बीमारी जो है जिसमें आपको उस टाइम में ध्यान देना पड़ेगा। राज्य के जो किसान शकरकंद की खेती करना चाहते हैं, वे जून से जुलाई तक फसल लगाने का काम कर सकते हैं। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए शकरकंद के उन्नत प्रभेदों में श्री भद्रा, कलिंगा, गौरी या शंकर का चयन कर सकते हैं। शकरकंद की खेती के लिए उत्तम जल निकास वाली सभी तरह की हल्की मिट्टी वाले खेत का चयन कर सकते हैं। बुआई में 83,000 कटिंग्स प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए श्री भद्रा, कलिंगा, गौरी या शंकर नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है। वर्मी टेट्राबेड उस कृषि उपकरण का नाम है जो केचुआ खाद बनाने के काम में आता है। ये प्लास्टिक का बना चौकोर हौजनुमा संरचना होता है जिसमें गोबर, मिट्टी, केचुआ सहित अन्य आवश्यक सामग्री डालकर वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में झारखंड के सभी जिलों के कृषि अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर कृषि विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की सरकार की वचनबद्धता दोहराई और कहा कि ये योजना किसान के हित में काफी लाभदायक होगा। सरकार इस योजना से अधिक किसानों को लाभ दिलाने हेतु कृत संकल्प है और कृषि अधिकारी इस अभियान के मुख्य कड़ी हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। तो किसान भाइयों, अब वक्त तो चला है एक छोटे से विराम का, तो आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम आपको देंगे ढेर सारी जानकारियाँ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी मिट्टी में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो हमारे फसलों और पौधों के लिए काफ़ी कारगर होते हैं और इससे हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बरकरार रहती है। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि मिट्टी में जैव नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे और इससे आपको क्या लाभ होगा। तो चलिए इस फीचर के माध्यम से हम ले लेते हैं ये जानकारी। आज हम जानेंगे कि मृदा जनित बीमारियों का जैव नियंत्रण कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं सुदर्शन मौर्य जी। तो मौर्य जी, हम जानना चाहेंगे कि जो मृदा जनित रोग हैं उसका जैव नियंत्रण क्या है और इसको हमारे किसान भाई कैसे करें। जैव नियंत्रण का मतलब जो है ज़्यादातर हमारे किसान भाई भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जैव नियंत्रण का सिंपल साधारण भाषा में यदि हम बात करें कि मृदा जनित बीमारियों के लिए कृषि रसायनों के अतिरिक्त जैविक तरीकों से उन बीमारियों को नियंत्रित करना ही जो है जैव नियंत्रण कहलाता है। तो जैव नियंत्रक जो है 2 तरह के होते हैं। एक जो है माइक्रोब्स बेस होते हैं और दूसरा होता है पौध बेस। जैसे होता क्या है कि अब जैसे ट्राइकोडर्मा की हम बात करें या सीडोमोनास की बात करें या वर्टिसिलियम की बात करें या माइकोराइजा की बात करें या राइजोबियम की बात करें, ये जैव नियंत्रण में सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है जैव के कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा ग्रुप है कि जैसे नीम आयल है, करंज आयल है, यानी नीम का तेल है, करंज का तेल है, इसके अलावा भी जो है चूने का प्रयोग है, ये सब जो है प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, यानी पौध बेस जो है जैव नियंत्रक में आते हैं। अगर हमारे किसान भाई जैव नियंत्रण करना चाहेंगे तो कौन सी विधि जो है सरल होगी और आसानी से उनको उपलब्ध हो पाए। देखिए, आज के दौर में हमारे किसान भाई यदि जो है जैव नियंत्रक में सूक्ष्म जीवी द्वारा जो नियंत्रण के तरीके को अपनाते हैं तो उससे होता क्या है कि एक बार जब आप खेत में इस्तेमाल करते हैं जैव नियंत्रकों का, तो ये जो है आसानी से जो है नमी उपलब्ध रहती है खेत में और वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी उनका जो संख्या जो बढ़ती चली जाती, जिसके कारण से आपको जो है खेत में बार बार जैव नियंत्रकों का इस्तेमाल
करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जो है सूक्ष्मजीवी बेस्ड जो है जैव नियंत्रक होते हैं जो मिट्टी में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ही सफल रहता है। लेकिन अगर हमारे किसान भाई करते हैं इसको तो उनसे उनको क्या लाभ होता है? हाँ, बहुत ही जब हम जैव नियंत्रकों का इस्तेमाल करते हैं सॉइल में, मृदा में, तो किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मिट्टी से फैलने वाली बीमारी मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें उकठा बीमारी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि फफूंदी के द्वारा होता है। ये फफूंद होते हैं फ्यूजेरियम, पिथियम, कोलेटोट्राइकम और राइजोक्टोनिया। ये करते क्या है कि पौधे के तने जो मिट्टी से सटे होते हैं या जड़ को सड़ा देते हैं और पौधा आपका सूखने लगता है। ये जो है बीमारी बहुत ही कॉमन है और ज़्यादातर एरिया में देखी जाती है। जब हम जैव नियंत्रकों का इस्तेमाल करते हैं खेत में तो इनकी उपस्थिति के कारण से जो फ्यूजेरियम या जो रोग के कारक फफूंद होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से किसानों को जो है फ़ायदा होता है। इसके अलावा जैसे हमारे किसान भाई जो है बिजड़ा लगाते हैं तो उसमें कभी कभी होता क्या है कि बीज का अंकुरण तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन 4-6 दिन बाद जब देखते हैं तो उसमें से 25% पौधा जो है मुरझा के मर जाता है। तो यह भी एक फफूंदी होता है पिथियम और राइजोक्टोनिया। इसके द्वारा इसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। ये भी बीमारी बहुत ही कॉमन है और जो कि नर्सरी में दिखाई देती है। यदि आप जैव नियंत्रकों का इस्तेमाल करते हैं नर्सरी में भी तो ये बीमारी आने के आसार कम होते हैं। और मुख्य तौर पे जो है नर्सरी में जैव नियंत्रक के तौर पे हम लोग ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल का प्रयोग करने के लिए किसानों को सलाह देते हैं कि यदि ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जो है जो भी पौध सड़न वाली बीमारी होती है वो भी नष्ट होता है। साथ ही साथ जब उस पौधे को आप खेत में ले जाते हैं तो ट्राइकोडर्मा उसके साथ खेत में चला जाता है। तो आने वाले दिनों में जब खड़ी फसल रहेगी तो उस समय भी बीमारी आने के आसार कम हो जाते हैं। लेकिन हम जब जानना चाहते हैं कि जैव नियंत्रण जब हमारे किसान भाई करेंगे तो जो मित्र कीट हमारे होते हैं उनको नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है? अभी क्या है कि हमारे जब हम जैव नियंत्रकों का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैव नियंत्रक जो भी आप जैव माइक्रोब्स हो या प्लांट बेस्ड हो या आपके मित्र कीटों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालते, यानी निगेटिव प्रभाव नहीं होता है कि आपके मित्र कीट मरेंगे नहीं, उनकी जो है संख्या बढ़ती जाएगी क्योंकि हम रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इससे ये बेनिफिट है। साथ ही साथ जब आप इन जैव नियंत्रकों का इस्तेमाल करते हैं तो मित्र कीटों की संख्या भी बढ़ जाती है, जो आपके खेत में जो है आने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी नष्ट करने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ आप जब जैव नियंत्रकों का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की प्रॉपर्टी, जैविक प्रॉपर्टी जो होती है वो जो है उभर के बढ़ जाती है, यानी सॉइल की गुणवत्ता बढ़ जाती है उसको कहेंगे। तो इस तरह से जो है किसान को बेनिफिट मिल सकता है। अब हम जानना चाहेंगे कि किसी को कोई भी फसल लगाने से कितने समय पहले हमारी मृदा का जैव नियंत्रण करेंगे? बहुत ही सबसे पहले आप जान जाइए कि जैव नियंत्रकों का इस्तेमाल कब और कैसे करें। देखिए मिट्टी में जो है जो भी बीमारियां या जिस पैथोजन जो आपकी फसल में बीमारी पैदा करने वाले होते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप नर्सरी में जब आप पौध डालते हैं तो उस समय ट्राइकोडर्मा या जैव नियंत्रकों का प्रयोग करें, या जब आप पौध लगाने जा रहे हैं तो उस समय पौधे जो नर्सरी होती है उसकी जड़ों को जैव नियंत्रकों के घोल में डुबा के लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि उसको जो है वर्मी कंपोस्ट या FIM के साथ मिक्स करके खेत में जब नाली में आप लाइन से जब पौधे लगाते हैं तो ऐसे लगा सकते हैं, पौधे के जड़ के पास भी डाल के जो है पौधे को लगाएं। तो इससे क्या होता है कि जैव नियंत्रक सीधे जो है पौधे के जड़ के पास पहुंच जाता है। जब जड़ के पास पहुंच जाता है तो ये जैव नियंत्रक करता क्या है कि इनकी जो है वृद्धि होने लगती है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होते हैं और इनका जो है जैसे ही नमी इनको मिलती है, खाद्य कार्बन सोर्स मिलता है तो बढ़ने लगते हैं और जड़ के चारों तरफ जो है एक जाल के रूप में फैल जाते हैं, जिसके कारण से जो भी हानिकारक बीमारियां पैदा करने वाले जो फफूंद होते हैं जड़ तक नहीं पहुंच पाते और आपका पौधा जो है सुरक्षित रहता है और उसमें बीमारियां भी नहीं आती। जैविक खेती की ओर हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा अग्रसित हो रहे हैं और ऐसे में आप हमारे जो नए किसान हैं या जो खेती कर रहे हैं पहले से किसान, उनके लिए क्या संदेश दें? देखिए, जैव नियंत्रकों का इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो आपको रासायनिक तरीकों से जो इस्तेमाल का जो उत्पादन मिलता है उससे थोड़ा कम मिलता है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में आप देखेंगे तो जैव नियंत्रकों के प्रयोग से जो उत्पादन किया हुआ फल और सब्जी होती है उसकी गुणवत्ता बहुत ही ऊंची होती है, और जबकि रासायनिक द्वारा जो किया हो जाता है उसके आगे बहुत ही जो है निम्न कैटेगरी का होता है। लेकिन
जैव नियंत्रकों के इस्तेमाल से आपकी लागत कम हो जाएगी, आपकी फसल की गुणवत्ता बढ़ जाती है, यानी फल की गुणवत्ता बढ़ जाती है। जो भी आप वेजिटेबल या सब्जी उगाते हैं तो इसको आपको ध्यान में रख के जो है जैव नियंत्रकों का इस्तेमाल करना है। उपयोग है कि आप भी अपनी मृदा का जैव नियंत्रण करेंगे और आपकी जो फसलों की उत्पादकता है वो तो गुणवत्तापूर्ण होगी ही, और आपकी जो मृदा है उसमें भी भारी मात्रा में जो मित्र कीट हैं वो बढ़ेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? महत्वपूर्ण थी ना? हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो किसान भाइयों, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वक्त हो चला है एक और छोटे से विराम का, क्योंकि जानकारियाँ हमारे पास ढेर सारी हैं जो हमें आपको देनी है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, पहले तो मड़वा की खेती और गुंदली की खेती बड़ी छोटे पैमाने पर होती थी, मगर आज ये बड़े पैमाने पर होती है, क्योंकि आज के दौर में लोगों को इसके बारे में ढेर सारी जानकारियाँ मिल चुकी हैं। और आपको पता है कि मड़वा से हम केक बना सकते हैं, इसकी रोटी बनती है और इसके लड्डू भी बनते हैं, और गुंदली की खीर की तो क्या बात कहें। तो किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि मड़वा और गुंदली की खेती बड़ी पैमाने पर करें, तो आपको पुरानी पद्धतियों को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि नई पद्धतियों का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि वैज्ञानिक खेती का इस्तेमाल करके आप जो है इसकी उपज को और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, इस फीचर के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि अगर आप मड़वा और गुंदली की खेती करना चाहते हैं और इसकी उपज क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो ये किस प्रकार से करेंगे, इस फीचर के माध्यम से हम जान लेते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका इस कार्यक्रम में हम नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं, नए नए जानकारी आपको देते हैं। उसी क्रम में आज का हमारा विषय है मड़ुआ की वैज्ञानिक खेती और उसके उन्नत प्रभेद के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर देवकांत प्रसाद सर। सर, जैसा कि हम अपने किसान भाइयों से बात कर रहे हैं मड़ुआ की खेती के बारे में, जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई इस पर ध्यान नहीं देते हैं, मड़ुआ की खेती बहुत ही कम हो गई है। तो मड़ुआ की खेती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को सलाह दी। कि जैसा आप जानते हैं कि हमारे झारखंड प्रदेश में मड़ुआ की खेती जो है पहले काफ़ी बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में की जाती थी, और बहुत किसान भाई जो है इसको मतलब यहाँ की खेती जो है मुख्य खेती जो है मड़ुआ ही होता था। लेकिन आज के समय में जो देखा जा रहा है कि किसान भाई जो है मड़ुआ की खेती से दूर भागते जा रहे हैं। बहुत कम ही लोग जो हैं इसकी खेती अब करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। तो जो यहाँ की पारंपरिक खेती जो थी मड़ुआ, तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे, सलाह देंगे कि मड़ुआ की खेती वो अवश्य करें और बताई गई चीज़ों को ध्यान में रख करके और खेती करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो उनको उपज प्राप्त हो सके। कि सर, हमारे किसान भाई जो मड़ुआ की खेती करना चाहते हैं वो अपनी खेतों की तैयारी किस तरह से करेंगे या फिर वो किस तरह का खेत का चुनाव करेंगे, ये हमारे किसान भाइयों को। मड़ुआ की खेती का चुनाव सर्वप्रथम तो ये टाँड़ ज़मीन में, सर्वप्रथम जो है ये इसकी खेती जो है टाँड़ ज़मीन में की जाती है, और इसलिए जो है ये ऊपर वाली ज़मीन में इसका सलेक्शन करना चाहिए खेती करने के लिए। और इसकी खेती करने के पहले जो है इसकी जुताई उताई काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, ताकि जितना अच्छा टिल्थ होगा उतना अच्छा जो है उत्पादन भी होगा। तो सर्वप्रथम इसका जो बुआई का समय है, तो ये करीब करीब 15 जून से जो है इसके नर्सरी में जो है मड़ुआ को डाल देना चाहिए, और नर्सरी में डालने के बाद 3 से 4 सप्ताह के बाद जो है इसकी रोपाई हम करते हैं। तो इसकी रोपाई करने के लिए जो है 3 से 4 सप्ताह के बिचड़े को हम डालते हैं, लेकिन इसमें ये भी हमको ध्यान देना होता है कि उस खेतों में जो है पानी का जमाव ज़्यादा नहीं हो,
पानी नहीं ज़्यादा जमना चाहिए, वैसे खेतों में इसकी रोपाई करें और एक गड्ढे में 1 से 2 पौधे को लगाएं ताकि इसमें जो है अच्छा से अच्छा उपज हो सके। और इसके साथ ही जो है जैसे ही इस लगाने के पहले जो है इसमें उर्वरक का भी हम प्रयोग करते हैं। तो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने के पहले जैसे खेत की जब तैयारी करते हैं तो उस समय 5 टन प्रति हेक्टेयर गोबर, अगर आपके पास व्यवस्था है तो गोबर के खाद को जो है अपने खेतों में बिखेर दें 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर के दर से। और जब इसकी रोपाई कर रहे हों उस समय जो है करीब करीब ये 65 किलोग्राम DAP, 65 किलोग्राम यूरिया और 35 किलोग्राम पोटास, इन सारी पोटास और DAP की जो है पूरी मात्रा रोपाई के समय दें। और यूरिया का जो है 20 किलोग्राम मात्रा रोपाई के समय दें। और उसके बाद जो है करीब 20 से 25 दिनों बाद, रोपाई के 20 से 25 दिनों बाद फिर जो यूरिया का बचा हुआ जो डोज है 25 किलोग्राम, वो उस समय जो है अपने खेतों में बिखेर दें। तो क्या नर्सरी में बिचड़ा उत्पादन ये आवश्यक है या फिर वो सीधे खेत में इसकी रोपाई कर सकते हैं? जैसे धान की रोपाई हम करते हैं, नर्सरी में लगाते हैं, उसके बाद उसका रोपा करते हैं, उसी ढंग से हम मड़ुआ की खेती में भी जो है नर्सरी में पहले इसको लगा लेते हैं, उसके बाद जो है इसका रोपा हम करते हैं। और इसमें जो है प्रति हेक्टेयर जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, जो कि 1 हेक्टेयर में इसकी रोपाई की जा सकती है। और इसका जो है एक कतार से दूसरे कतार की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर रखते हैं। ये ऑप्टिमम इसका दूरी है। और इसको लाइन में लगाने, किसान भाइयों से तो मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि इसको जब भी लगाएं तो लाइन में लगाएं, जिससे जो है प्रकाश वगैरह जो है सभी पौधे में सही तरीके से पड़े। या फिर निकाई गुड़ाई अगर करना हो तो निकाई गुड़ाई भी सही तरीके से हम कर सकें। क्योंकि ये निकाई गुड़ाई की भी बात आई तो निकाई गुड़ाई जो है करीब करीब जो है रोपा करने के जो है करीब 10 से 15 दिनों के बाद जो है इसका पहला निकाई गुड़ाई कर दें। और उसके बाद जो है दूसरा निकाई गुड़ाई जो है करीब करीब 35 से 40 दिनों के बाद कर दें। साथ ही साथ और क्या सावधानियां बताएंगे हमारे किसान भाइयों की, क्योंकि बिचड़ा उत्पादन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक स्वस्थ बिचड़ा नहीं होगा तब तक हमारे पौधे भी स्वस्थ नहीं होंगे। इसलिए और क्या नर्सरी में सावधानियां बरतनी होगी ताकि किसान भाई का बिचड़ा स्वस्थ हो? जब बिचड़ा अपने खेतों में जब बिचड़ा इसका लगा रहे हों तो बिचड़ा लगाने के पहले उसमें भी जो है खेत को बिल्कुल जुताई कर करके भुरभुरी कर लेनी चाहिए। और यूरिया और DAP का कुछ डोज जो है 1-1 किलो 2-2 किलो जो है उसमें उसका छिड़काव कर दें ताकि जो है पौधे स्वस्थ रहें और अच्छे पौधे उसमें से निकले ताकि उसका रोपा किया जा सकता है। इसके अलावा जो है जैसे ही हम मड़ुआ लगाते हैं तो मड़ुआ लगाने के जस्ट बाद जो है इसमें एक कीट जो है लाही का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। उसका पहचान ये होता है कि वो काला, तो ये जो है पूरे समूह में आते हैं और ये इसका रंग काला होता है। और ऐसे भी इस ढंग से भी उसको पहचान सकते हैं कि जब आपका पौधा मड़ुआ का पौधा जैसे ही खड़ा होता है उसके बाद उसमें अगर चींटी चलने लगे तो समझ लीजिए, चींटी अगर पौधे पे अगर कुछ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि लाही का प्रकोप जो है उस पौधे में हो गया है। तो लाही का प्रकोप से बचने के लिए मेटासिस्टॉक्स नामक एक दवा है, उसका जो है 1 ml प्रति लीटर के दर से जो है उसको खेत में छिड़काव कर करके उसका रोकथाम किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा हमारे विशेषज्ञ ने आपको मड़ुआ की खेती के बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी। उसमें साथ साथ में आपको उत्तम किस्म के बारे में बताया और उसमें थोड़ी सी जानकारी कीट के बारे में भी दी। तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो आपके फसल बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। और सर, आपने हमारे कार्यक्रम में आया और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, कैसे लगी जानकारी? महत्वपूर्ण थी ना? तो अब आप करेंगे मड़ुआ और गुंदली की खेती और कमाएंगे ढेर सारे पैसे। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है उससे आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव है तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा पता जो है वो जल्दी नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001।
तो किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है उससे आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। और हाँ, अगले अंक में ऐसी ही जानकारी लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।